हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। हम जो है यहाँ पर चर्चा कर रहे थे एनटीए नेट पेपर 1 के विषय में और लास्ट 2 वीडियोस में जो हमने चर्चा की है कि कौन कौन सी यूनिट्स आती है, इस तरीके की चर्चा हमने कर ली है पहले। और इसी के साथ साथ हमने अपनी पहली यूनिट यानी कि शोध अभिक्षमता जो है शुरू कर दिया था। पहली यूनिट हमने यहाँ पर शुरू की थी और जिसके बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी, इसका अर्थ समझा था और उसमें हमने 2-3 चीज़ें और की थी। तो जिसने भी जो है लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले की 2 अब तक 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है, तो अगर नहीं देखी आप में से किसी ने तो मैं उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर उसको देखिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है शोध अभिक्षमता में, तो आज हमें जो है करना है अनुसंधान के प्रकार। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और इस दृष्टि से भी कि आपको आगे मान ली अब आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे, नेट जेआरएफ हो जाएंगे, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप रिसर्च ही करेंगे, है ना? तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएचडी करने के लिए आप यानी कि रिसर्च करने के लिए आपको ये मेथड्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ एग्ज़ाम के नज़रिए से नहीं, आप इसे वैसे भी समझते हुए चलिए क्योंकि ये आपको आगे काम आएगा। तो इसीलिए इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे कि कौन कौन से मेथड्स जो है हम रिसर्च में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब रिसर्च के मेथड समझने से पहले थोड़ी सी ये चीज़ समझ लीजिए। ये एक डायग्राम मैंने रखा है यहाँ पर, छोटा सा डायग्राम है। आई होप क्लियर होगा। आई नो थोड़ा बहुत इसे छोटा हो गया है, थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, बट कोशिश कीजिएगा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसी को हमने आगे डिस्क्राइब भी किया है, तो इसलिए ज़्यादा इस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं ये समझाना चाह रही थी इसके माध्यम से कि जो रिसर्च का जो अभी हमने मेथड्स पढ़ने हैं, टाइप्स पढ़ने हैं, रिसर्च के अलग अलग कौन कौन सी विधियां जो है प्रयोग की जाती है रिसर्च करने के लिए, उनको जो है उनका वर्गीकरण किया गया है, यानी कि उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, अनुसंधान का वर्गीकरण। तो उनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि मौलिक अनुसंधान हुआ, व्यवहारिक अनुसंधान हुआ, आगमन, निगमन, मात्रात्मक, गुणात्मक, इनको भी जो है अलग अलग हिस्सों में जो है अलग अलग उससे वर्गीकरण किया गया है। तो वो वही दिखाने के लिए बस मैंने यहाँ पर ये जो है डायग्राम रखा है। परिणाम के आधार पर है मौलिक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान। तर्क के आधार पर आगमन, निगमन। प्रक्रिया के आधार पर देखेंगे तो मात्रात्मक और गुणात्मक। इन पर जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस यही मेन दो है इसका, मात्रात्मक और गुणात्मक, ये इसी के अंतर्गत आ जाती है। वो सब टॉपिक्स मतलब सब हेडिंग्स हो जाती हैं इसकी, ये इसलिए दिया हुआ है। उसके बाद है जांच के आधार पर देखेंगे संरचित और असंरचित। इसके बाद ये उद्देश्य के आधार पर इंपॉर्टेंट है, वर्णनात्मक, सहसंबंधित, व्याख्यात्मक, समन्वेशी और प्रायोगिक। तो ये जो है अलग अलग मतलब वर्गीकरण किया गया है। अब इनको ही हमें जो है देखना है, तो एक एक करके हम इन्हीं पर जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसंधान का वर्गीकरण हम देख चुके हैं, अब जो है इनका पर जो है हम चर्चा करेंगे। अब इनकी यहाँ पर दो रिसर्च जो है दो मतलब पहली दो विधियों को हम देखेंगे। वो कौन कौन सी है? मौलिक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान। और ये किसके अंतर्गत आती है? परिणाम के आधार पर, यानी कि एप्लीकेशन जहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, मतलब ये है। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा कौन सी? मौलिक रिसर्च यानी कि फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक अनुसंधान यानी कि फंडामेंटल रिसर्च। इसके और भी नाम है, इसे प्योर रिसर्च इंग्लिश में, बेसिक रिसर्च यानी आधारित कहा जाता है, और फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है, और हिंदी में मौलिक रिसर्च जो है कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं और समझते हैं कि परिभाषा में जो है क्या कहा गया है। तो परिभाषा में जो है कह रहे हैं, यह मूलतः ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि के लिए होता है। इससे सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित होती है। इसीलिए जो है मैंने कहा कि ये क्या है? मौलिक है, बेसिक। बेसिक मतलब क्या होता है? बेस मतलब क्या है? आधार, है ना? तो वो उसके लिए तो ये अवधारणाएं और सिद्धांत जो है नए नए इससे जो है विकसित होते हैं इस विधि के द्वारा। अनुसंधान की इस विधि से
कैसे और किस तरह कोई भी जो कुछ भी हमें रिसर्च करनी है तो उसमें कोई भी चीज़ कैसे हुई है और वो किस तरह हुई है, इसका जवाब जो है हमें किस विधि से मिलता है या किस मेथड से मिलता है, फंडामेंटल रिसर्च यानी कि मौलिक अनुसंधान से जो है हमें इसका जवाब मिलता है। अब थोड़ा सा इसको वैसे ही समझ लेते हैं कि कैसी होती है नेचर में। तो ये नेचर में होती है एनालिटिकल इन नेचर, यानी कि विशेष इसका जो प्रकृति है वो कैसी होती है, विश्लेषणात्मक होती है, जिसका हम एनालाइज करते हैं, आराम से समझते हैं, चलते हैं कि क्या चीज़। अब देखिए कोई भी चीज़ कैसे हुई है, मान लीजिए घर में कुछ काम हुआ है तो वो कैसे हुआ है, कोई भी ऐसा काम हुआ है, कोई घटना घटी है, तो हम उसके लिए सबसे पहले ये जांचेंगे ना कि कोई भी चीज़ कैसे हुई है। तो ये इसीलिए इसका ये कैसी होती है, प्रकृति में विश्लेषणात्मक होती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो है हमें क्या मतलब ये किसके लिए बेटर होती है, किसके लिए अच्छी होती है, ये हमें जो थ्योरीज ऑलरेडी जो थ्योरीज हैं, मतलब ऑलरेडी जो चीज़ें हमारे सामने हैं उसी को जो है प्रेजेंट करने में, उसको समझने में, उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस रिसर्च को जो है, इस रिसर्च का सहारा लेते हैं। किसका? मौलिक अनुसंधान यानी कि इस मेथड का सहारा लेते हैं। तो ये है मौलिक रिसर्च। इसके बारे में इतना ही जानना है कि बिल्कुल बेसिक का ये जवाब देती है हमें और जो हमारी नॉलेज को है जो है बढ़ाती है। बस ये जो है ये काम करती है। आगे देखेंगे, अगली जो है अगला मेथड है हमारा व्यवहारिक अनुसंधान यानी कि अप्लाइड रिसर्च। ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझना भी जरूरी है और ऊपर वाली को भी हमने ऐसे समझा, अब इसे भी हम देखेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। यह विशिष्ट एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए की जाती है। क्या है? विशिष्ट एवं व्यवहारिक समस्याएं, जो भी हमारे मतलब व्यवहारिक मतलब कि जो आसपास अप्लाई उस वक्त पे हो रही है, वो समस्याओं का समाधान करने के लिए। मौलिक रिसर्च में क्या था, यहाँ पर हमें समाधान नहीं मिल रहा है। अभी डिफरेंस बिटवीन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको बताऊंगी, पहले समझ लीजिए। यह है नैतिक निर्धारण, प्रशासन और किसी घटना को समझने के लिए उपयोग किया जा सकता है। कौन सा? अप्लाइड रिसर्च की बात करें, यानी कि व्यवहारिक अनुसंधान जो मेथड है, जो विधि है, वो हमारे किस काम आती है? किसी भी घटना को समझने के लिए प्रयोग की जाती है और इससे हम समाधान तक पहुंच पाते हैं। इस रिसर्च से हम समाधान तक पहुंच पाते हैं, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है हमारी। अब जरा इसके जो है डिफरेंस बिटवीन एक बार देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये मौलिक अनुसंधान यानी फंडामेंटल का पहले देख लेते हैं। सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल, यानी कि यहाँ पर सिर्फ हमें क्या होता है, एक थ्योरी डेवलप होती है हमारे माइंड में, सिर्फ क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, सॉरी क्या हुआ नहीं, कैसे हुआ है और किस तरह हुआ है कोई भी काम, ये जवाब हमें यहाँ पर जो है मिल जाता है। किसमें? सैद्धांतिक फंडामेंटल रिसर्च में, यानी मौलिक अनुसंधान में। वहीं अगर हम अप्लाइड रिसर्च की बात करें, अप्लाइड रिसर्च में जो है हमें ये जो है अप्लाइड रिसर्च में जो है हमें क्या मिलता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, यानी कि इसमें हमें क्या मिल जाता है? समस्याओं का समाधान मिल जाता है। अगर कोई समस्या है, यानी कि सिर्फ हमें समझने के काम नहीं आती कि थ्योरी को समझा दे कि हुआ क्या है, ये इससे हमें समाधान भी मिल जाता है। किससे? अप्लाइड रिसर्च से। तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और मौलिक रिसर्च कैसी होती है? साइंटिफिक होती है, यानी कि वैज्ञानिक होती है। इसमें केवल विचार यानी ओनली कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट बनते हैं हमारी माइंड में कि हाँ ये काम ऐसे हुआ होगा, ऐसे कर सकते हैं, अब इसके अंदर आगे क्या करना है, यानी आगे काम क्या कैसे करना है, वो हमें यहाँ से जो है बेस मिल जाता है। किससे? फंडामेंटल रिसर्च से। अगला है इसमें विश्लेषणात्मक, ये हमने देख ही लिया है कि कैसी होती है, इसका प्रकृति कैसी होती है, एनालिटिकल होती है, यानी कि एनालाइज किया जा सकता है। और वहीं हम बात कर रहे हैं अप्लाइड रिसर्च की, समस्याओं का समाधान कर सकती है, तकनीकी का प्रयोग यानी कि टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करती है, नई नई उसको अप्लाई कर टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके समस्या का समाधान करती है। एक्शन ओरिएंटेड होती है, ये हमने देख लिया। यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट का जो है निर्माण होता है, विचारों का निर्माण होता है नए नए कि किस तरीके से आगे का काम किया जाए। लेकिन यहाँ पर ये कैसी होती है? एक्शन ओरिएंटेड होती है, यहाँ पर काम किया जाता है। और ये कैसी होती है? संश्लेषणात्मक होती है, यानी कि सिंथेसिस इन नेचर। तो ये दोनों ही डिफरेंस आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं दोनों को। आई होप ये दोनों आपको क्लियर होंगी। पहली यानी कि परिणाम के आधार पर हमने दो जो है विधियां देखी। पहली हमने देखी मौलिक विधि और दूसरी व्यवहारिक, यानी कि प्योर रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च, और दूसरी अप्लाइड रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमें देखना है किससे? उद्देश्यों के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको भी जो है यहाँ पर मतलब ये जो इसकी जो जितनी भी है ये हमें बहुत ध्यान से समझनी है और बहुत ध्यान से जो है करनी है। तो देखते हुए चलेंगे। उद्देश्यों के आधार पर हमने पहले देखना है वर्णनात्मक अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान, सह संबंधित अनुसंधान, समन्वेशी अनुसंधान और प्रायोगिक अनुसंधान। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो
वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी डिस्क्राइब करना, एक तरीके से किसी भी चीज को क्या करती है, ये डिस्क्राइब करती है। समझेंगे, इस प्रकार का अनुसंधान स्थिति का वर्णन, और वर्णन मतलब क्या है, डिस्क्राइब करना, कोई भी काम कैसे क्या क्या हो गया वहां पर उसको डिस्क्राइब कर देती है। मान लीजिए, चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है, तो उस पूरी घटना को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, हम इस विधि के माध्यम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये है यहाँ पर, यह क्या है और क्या था, उसका जवाब जो है हमें यहाँ से मिलता है, जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करती है। यह रिपोर्टिंग करने जैसा है। रिपोर्टिंग आपको पता है कि कोई भी काम हो चुका होता है उसी की रिपोर्टिंग की जाती है। तो ये किस काम आती है, रिपोर्टिंग करने में। इसमें मुख्यतः सर्वेक्षण पद्धति यानी कि सर्वे अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। सर्वे किया जाता है। मान लीजिए कोई घटना घटी, जैसे मैंने बोला ना कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, अगर मान लीजिए, तो उसका पूरा सर्वे किया जाएगा। कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग थे, गाड़ी चलाने वाला कौन था, कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, कितनी चोट लगी, ये सब पूरा ये रिपोर्टिंग की जाती है। किसके माध्यम से, वर्णनात्मक जो है अनुसंधान यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के माध्यम से। इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। पहली है, इसमें चरों यानी कि जो वेरिएबल्स हैं से छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट, देखिए मान लीजिए वो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसके वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं हम, यानी कि उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें बदलाव हम नहीं कर सकते, ना ही उसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। चरों पर नियंत्रण नहीं होता। अभी जो अगर मान लीजिए हम उस पर छेड़छाड़ ही नहीं कर सकते, तो हमारा नियंत्रण तो हुआ ही नहीं, हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो चीज़ जैसे घटी है वैसी की वैसी हमें बतानी पड़ेगी। प्रकृति से सांख्यिकीय होती है। जैसे मैंने बोला ना कि कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, तो नंबर ऑफ पीपल आ जाएगा। सांख्यिकीय मतलब मात्रात्मक, क्वांटिटी वहां पर काउंट होगी कि कितने लोग थे, 4 लोग थे, 2 लोग थे, 3 लोग थे, गाड़ी में कितने लोग बैठे थे। इस तरीके की जो है मतलब संख्या के आधार पर यहाँ पर जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है। किसके अंतर्गत, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो ये है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आगे देखेंगे, अगली है हमारी अगली रिसर्च, अगला विधि मतलब अगली विधि जो है हमारी वह है व्याख्यात्मक अनुसंधान यानी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। क्या है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अब इसको समझते हुए चलेंगे क्या है। आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही ध्यान रखना है। कोशिश यही किया कीजिए कि आप दोनों में ही काम करें। हिंदी में है इसका मतलब ये नहीं आपको हिंदी में पढ़ना है तो सिर्फ हिंदी में ही, इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पर रखा है। तो इंग्लिश वाले बच्चे भी जो है इस पर ध्यान देंगे कि आप दोनों में समझते हुए चलेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। आगे इसकी जो है परिभाषा देखेंगे। व्याख्यात्मक अनुसंधान में एक स्थिति या घटना के दो पहलुओं के बीच कैसे और क्यों जैसे सवालों, कैसे और क्यों, अब यहाँ पर क्यों भी आ गया कि वो कोई चीज़ क्यों हुई है, व्याख्या कर रहे हैं ना हम यहाँ पर क्यों की, जैसे सवालों का जवाब देने की चेष्टा की जाती है। क्या है, व्याख्यात्मक अनुसंधान में एक स्थिति या घटना, कोई घटना घट चुकी है, उसके दो पहलुओं के बीच कैसे हुआ है कोई काम और क्यों हुआ है, इसका जो आंसर हमें मिलता है किस विधि द्वारा मिलता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के माध्यम से मिलता है, यानी कि व्याख्यात्मक अनुसंधान विधि के माध्यम से हमें इसका जवाब मिलता है। इसकी जो है विशेषताएं देख लेते हैं। यह शोध परिकल्पना की परीक्षा में काम आती है। शोध परिकल्पना मतलब कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। अब देखिए मैंने बोला था आपको रिसर्च करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले एक टॉपिक चाहिए होता है। उस टॉपिक के बाद हम एक हाइपोथेसिस जो है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जब हम आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, कल्पना करते हैं क्वेश्चन के, मतलब ये काम ऐसे या तो ये होगा या फिर ये होगा, ये हम लेकर चलते हैं अपने साथ में। तो वो ये परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस, तो उसका परीक्षण करने में यानी कि उसका टेस्ट करने के काम आती है कौन सी, व्याख्यात्मक विधि। यानी कि हमने जो हाइपोथेसिस क्रिएट की थी अपने माइंड में, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, परिकल्पना जो की थी हमने, वो उस पर ये सही हुई उतरी है या नहीं, मतलब वो करेक्ट है या रॉन्ग है, ये हमें पता चलता है। आगे देखेंगे अगला, अत्यधिक संरचित यानी हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है, जैसा है वैसा ही हमें दिखाना पड़ेगा, यानी व्याख्या ही की जा रही है, यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसीलिए कैसी होती है ये, हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है, जैसा है मतलब पूरी तरीके से ढांचे में दिखती है हमें ये। ठीक है, तो ये है हमारी क्या, व्याख्यात्मक जो है अनुसंधान यानी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो पहली हमने की वर्णनात्मक और दूसरी है व्याख्यात्मक। अब आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे, हमारी अगली विधि क्या है, अगली विधि है हमारी कोरिलेशनल रिसर्च यानी सह संबंधी अनुसंधान। को रिलेशनल, ठीक है ना। दो मतलब यहाँ पर क्या होता है, पहले व्याख्या समझ लीजिए। इसमें एक स्थिति के दो पहलुओं के
बीच संबंध एवं परस्पर निर्भरता का पता चलता है। यानी दो स्थितियां, इस बार हमारे पास क्या है, घटनाएं दो हैं, ये दो स्थितियां हैं, उसके बीच में क्या संबंध है भी या नहीं, इसका हमें इसका हमें कैसे पता चलता है, तो इसका हमें पता चलता है सहसंबंधी अनुसंधान विधि के द्वारा। दो या दो से अधिक चर एक साथ होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह एक दूसरे के लिए हैं। यानी दो चर एक साथ तो हैं, दो चीजें एक साथ तो हैं, लेकिन वो दोनों जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से क्या हो, जो है एक दूसरे के लिए हो या फिर एक दूसरे से संबंधित हो। इस अनुसंधान के द्वारा एक निश्चित परिस्थिति में प्रमुख कारकों की पहचान की जा सकती है। किसके अंतर्गत, सहसंबंधी अनुसंधान, यानी कोरिलेशनल जो हमारी रिसर्च है उसके जो उसके माध्यम में उसके मतलब उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो है निश्चित परिस्थिति में प्रमुख कारकों की पहचान की जा सकती है। ये किसके माध्यम से, सहसंबंधी अनुसंधान के माध्यम से। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं हम थोड़ा सा कि ये है क्या। तो कोरिलेशनल मतलब दो चीज, रिलेशन क्या होता है, दो चीजों में सहसंबंध होना, रिलेशनल वही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको समझेंगे जरा थोड़ा सा कि ये है क्या। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए अभी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ जाता है, यानी कि बेरोजगारी अगर बढ़ती है, बेरोजगारी अगर बढ़ती है तो क्या होगा, उससे क्या होगा, ये क्या है, मतलब इसका ये फैक्ट्स हमें याद रखते हुए चलने हैं। इसको जरा इससे ही समझिए आप कि क्या है ये, दोनों अभी समझ में आएंगे। इसमें कुछ रिलेशन चलता है दो चीजों के बीच। यहाँ पर जो है अगर अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता है तो क्या होगा, उससे बढ़ेंगी चोरी चकारी और आसपास जो लोग हैं गलत काम करेंगे। यानी कि ये भी प्लस में चल रहा है पॉजिटिव में और ये भी पॉजिटिव में चल रहा है। तो इस तरीके का जो रिलेशन होता है ये होता है पॉजिटिव रिलेशन। कैसा होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है ना। अगर मान लीजिए बेरोजगारी कम होती है, बेरोजगारी कम होती है तो उससे क्या होगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम होता है तो उससे क्या हो जाएगा, चोरी चकारी भी कम होगी। यानी कि अब क्या हो रहा है, नेगेटिव में चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो है कैसा रिलेशन बन रहा है, जहां पर दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब सॉरी नेगेटिव नहीं, ऊपर वाला पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें बढ़ रही है, यहाँ पर दोनों चीजें घट रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब सॉरी एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गई, एक चीज और हम ऐड करेंगे, वह क्या है, एक मिनट। अब बेरोजगारी बढ़ेगी जो है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा जब, तो क्या होगा, उससे चोरी चकारी में भी जो है कमी आ जाएगी, या फिर क्या होगा, वृद्धि होगी, मतलब लोगों का विकास होगा, लोगों का विकास होगा तो वो बढ़ेगा ऊपर की तरफ, है ना। और अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है और लोगों का विकास जो है बढ़ रहा है। तो ये कैसे, ये किस तरीके का जो है रिलेशन हुआ, तो ये रिलेशन हुआ है नेगेटिव। क्यों नेगेटिव रिलेशन हुआ है ये, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली घट रही है। तो इस तरीके का रिलेशन हम दो वेरिएबल्स के बीच में देखते हैं। पहला हमने देखा, एक बार फिर से समझते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा है कि कोई चीज बढ़ रही है तो उसकी दूसरी चीज भी उसके इफेक्ट से बढ़ रही है। तो ये कैसा रिलेशन हुआ, पॉजिटिव रिलेशन हुआ, यानी कि सकारात्मक रिलेशन ये हुआ, कोरिलेशन हुआ। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, यानी कि बेरोजगारी घट रही है, तो रोजगार मिल रहा है ना, इसका मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा है। और जब लोगों को रोजगार मिल रहा है तो उससे क्या बढ़ रहा है, उनका विकास हो रहा है ना, डेवलप हो रहे हैं, तो वो बढ़ रहे हैं आगे। तो ये किस तरह का रिलेशन हुआ, ये नेगेटिव यानी कि नकारात्मक रिलेशन हुआ। जब दोनों चीजें एक साथ एक दिशा में जा रही है तो पॉजिटिव, और अलग अलग दिशा में जा रही है तो नेगेटिव। और जब किसी चीज का, एक चीज का दूसरी चीज पर फर्क ही नहीं पड़ रहा, अलग अलग चल रही है दोनों, मतलब कोई फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वहां पर कैसे तरीके का रिलेशन होगा, तो वहां पर नो इफेक्ट रिलेशन होगा। कैसे होगा, नो इफेक्ट रिलेशन। यहाँ पर जीरो, क्योंकि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है तो नो इफेक्ट हुआ। कोई रिलेशन, कोई भी तरह का रिलेशन हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो नो इफेक्ट रिलेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके का जो है इसमें रिलेशन हम देखते हैं। तो एक बार फिर से समझेंगे, को रिलेशनल मतलब कि दो चरों के बीच में कुछ रिलेशन दिखाने के लिए, सिर्फ रिलेशन, यहाँ पर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के बीच में क्या संबंध, क्या जो है रिलेशन है, सिर्फ वो। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे इतना क्लियर होगा, लेकिन फिर भी एक और एग्जांपल में बताती हूँ कि देखिए क्वेश्चन है, क्या जो है स्मोकिंग करने से क्या, स्मोकिंग और कैंसर दोनों के बीच में एक रिलेशन है। स्मोकिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, कैंसर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम स्मोकिंग करेंगे यानी कि धूम्रपान करते हैं तो क्या होगा, उससे क्या होगा, हमारा उससे क्या होगा,
जो हमारा कैंसर है, कैंसर होने के चांसेस जो है किसी को भी, जो भी धूम्रपान करता है, वो बढ़ जाएगा। तो ये क्या, इन दोनों के बीच में रिलेशन हो रहा है ना, रिलेशन दिखा रहे हैं हम कि इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है आपस में। ठीक है, तो ये है, सिर्फ इतना ही बताएगा यहाँ पर, हमें कॉज इफेक्ट इस सब के बारे में नहीं बताएगा कि उससे क्या इफेक्ट, उससे आगे क्या समाधान निकलेगा या कुछ नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बताएगा, ये हमें सिर्फ और सिर्फ इतना बताएगा कि इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन है। तो ये हमें किससे पता चलता है, सहसंबंधी अनुसंधान विधि से पता चलता है। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा आपको ये। आगे बढ़ते हैं और अगले उस पे आते हैं, हमारे अगली जो हमारा मेथड है, अगला मेथड है हमारा समन्वेशी अनुसंधान यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। पहले हमने एक्सप्लेनेटरी की थी, यानी एक्सप्लेन करना, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, समन्वेशी अनुसंधान, तो इसकी परिभाषा देखेंगे। यह आमतौर पर एक शोध के प्रारंभ में किया जाता है। क्या है, आमतौर पर एक शोध के प्रारंभ में। देखो, एक्सप्लोर करना क्या मतलब होता है, उसको जानना, समझना, चीजों को और अच्छी तरीके से समझ पाना, है ना। तो एक्सप्लोर करना तो कब किया जाती होगी ये विधि, डेफिनेट सी बात है कि हम रिसर्च को जब शुरू करते हैं, शोध का प्रारंभ होता है, तभी ये की जाएगी। क्यों, क्योंकि हम वहां पर तब तक हम जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि हमें क्या चीजें क्या करनी है और क्या कैसे करनी है। तो इसलिए कब की जाती है, प्रारंभ में की जाती है शोध के। इसको मुख्य अनुसंधान का लघु रूप भी कहा जा सकता है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर चुके थे, कोई चीज कैसे हुई है, क्या हुई है, क्यों हुई है और किस तरह हुई है। इसीलिए जो है इसे मुख्य अनुसंधान का क्या कह दिया जाता है, लघु रूप भी कह दिया जाता है। यह स्थिति या घटना के दो या अधिक पहलुओं के बीच के संबंध स्पष्ट करने का प्रयास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना, तथ्यों को परिभाषित करना, समस्याओं को स्पष्ट करना व उपकल्पना मतलब कि हाइपोथेसिस विकसित करना। उपकल्पना मतलब हाइपोथेसिस। अब देखिए, हमें पता चल गया, हमने एक्सप्लोर कर लिया, जैसे कि वो एक्सीडेंट वाला एग्जांपल ही लेते हैं। अब वो रोड पर जो एक्सीडेंट हुआ, हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया कि आसपास क्या हुआ है, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो इससे क्या होगा, हमें हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में हम क्या डेवलप करेंगे, एक परिकल्पना, यानी कि हाइपोथेसिस जो है हम डेवलप करेंगे कि एक्सीडेंट हुआ कैसे होगा, कि एक्सीडेंट करने वाला, मतलब वो एक हम कल्पना, एक परिकल्पना बना लेंगे, एक हाइपोथेसिस रेडी करेंगे कि ये जो है, एक दो हाइपोथेसिस बनाएंगे। एक हाइपोथेसिस ये बनाएंगे कि ये गलती किसकी थी, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी, और दूसरा हम ये एक परिकल्पना बनाए कि ये जो है गलती किसकी थी, जो ड्राइवर था वो ड्रिंक करके जो है ड्राइव कर रहा था, इसलिए हुआ। मतलब ये मैं एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ आपको समझने के लिए। तो इस तरीके के हमने क्या कर लिया, एक थॉट बना लिया, उस थॉट को क्या उपकल्पना बना ली हमने, हाइपोथेसिस बना ली। तो वो भी उसमें हाइपोथेसिस बनाने में, हाइपोथेसिस को विकसित करने में भी हमारा कौन हेल्प कर रहा है, समन्वेशी अनुसंधान यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है हमारी जो है क्या कर रही है, हमें हेल्प कर रही है क्या करने में, एक हाइपोथेसिस का निर्माण करने में, विकसित करने में। अब ये नोट पॉइंट है, इसे जरा ध्यान से समझना है, इसीलिए मैंने इसे रेड में लिखा है, थोड़ा समझेंगे क्या है ये। यह समस्याओं को केवल स्पष्ट करती है, समाप्त या समाधान नहीं करती है, कोई समाधान नहीं निकालती है। सिर्फ क्या करेगी, एक हाइपोथेसिस हमारे माइंड में क्या करेगी, डेवलप कर देगी, हाइपोथेसिस बना देगा, विकसित कर देगा, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं करती है। कौन सी विधि, समन्वेशी विधि के बारे में बात कर रहे हैं। समस्याएं खोजने व उसकी छानबीन करने का काम करती है। क्या करती है, समस्या खोज ली हमने, जैसे कि वो रोड एक्सीडेंट, पहले हमने खोजा किसकी समस्या क्या थी भाई, ये थी कि उसने जिसका एक्सीडेंट हुआ उसकी गलती थी, या जिसने एक्सीडेंट किया उसकी गलती थी, यानी ड्राइवर की गलती। तो समस्या खोज ली हमने कि समस्या क्या थी, तो ये हमें उसमें हेल्प करती है ये विधि, समन्वेशी विधि। आगे बढ़ेंगे और अगली जो हमारी पांचवी है, उद्देश्य के आधार पर पांचवी विधि कौन सी है, वह है प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये जो है सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज ध्यान से समझिएगा और अच्छे से इसको जो है क्लियर करते हुए चलिएगा। प्रायोगिक अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, व्याख्या देखेंगे इसकी। यह कारण और प्रभाव संबंधों को उजागर करती है। क्या करती है, कारण और प्रभाव संबंध। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कॉज और इफेक्ट को जो है ये क्या कर रही है, जो है उसको उजागर करती है। एक घटना दूसरी घटना को अंजाम दे सकती है। जैसे हमने एक्सपेरिमेंटल में लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि एक बीकर में एक जो है पिक्चर रखी थी मैंने, एक शोधकर्ता क्या कर रहा था, उसमें एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। तो वही बता रहा है कि एक घटना दूसरी घटना को अंजाम दे सकती है। उदाहरण के लिए
अब समझेंगे, धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर होता है। अब यहाँ पर देखिए, वहां पर हमने सिर्फ क्या किया कि स्मोकिंग यानी धूम्रपान और कैंसर आपस में संबंधित हैं, कहीं ना कहीं इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है, ये हमने पढ़ा सहसंबंध, कोरिलेशनल में हमें सिर्फ और सिर्फ रिलेशन पता चला। लेकिन एक्सपेरिमेंटल में हमें क्या पता चल गया कि धूम्रपान करने की वजह से ही क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है, फेफड़ों का कैंसर होता है। तो यहाँ पर जो है हमें कौन बता रहा है, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चला है। यह एक निश्चित कारण और प्रभाव के संबंध को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? एक निश्चित कारण और प्रभाव के संबंध को जो है दर्शाता है। कौन? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि ये विधि जो है। अब इसका नोट पॉइंट देखेंगे जरा, क्या है? यह समन्वेशी एक्सप्लोरेटरी यानी कॉजुअल रिसर्च भी जिसे कह दिया जाता है, अनुसंधान का विस्तृत रूप है। ये जो है समन्वेशी यानी कि समन्वेशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो किसका? एक्सप्लोरेटरी का ही क्या है? विस्तृत रूप है। वहां पर हमने एक्सप्लोर कर लिया, सारी चीजों को समझ लिया, जान लिया कि क्या हुआ है, और यहाँ पर आके क्या हुआ है? एक्सपेरिमेंट किया और उसको क्या किया? समाधान निकाला। अगला है पॉइंट इसमें, यह विधि सख्ती से वैज्ञानिक रिसर्च डिजाइन का पालन करती है। एक्सपेरिमेंटल है इसीलिए क्योंकि वो प्रयोग एक प्रयोगशाला में भी की जा सकती है, बाहर भी की जा सकती है, लेकिन जो है किसका ये सख्ती से, ये विधि सख्ती से किसका जो है पालन करती है? वैज्ञानिक रिसर्च का, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च का जो है पालन करती है। तो यहाँ पर जो है हमने ये कुछ क्या देखे? मेथड्स देखे, यानी कि रिसर्च के मेथड्स, क्या क्या विधियां हो सकती है, क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। अभी ये और भी हैं तो और भी हमें देखनी है, लेकिन आज की वीडियो को हम जो है यहीं तक रखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे की जो विधियां हैं वो हम अगली वीडियो में जो है चर्चा करेंगे और अगली वीडियो में उसको समझेंगे कि कैसे और क्या है, उनमें क्या डिफरेंस है, आगे हम ये भी देखेंगे। तो आई होप अभी तक हमने जो ये 5 से 7 जो विधियां की हैं आपको क्लियर होंगी। लेकिन अगर कहीं पर फिर भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।